बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज जी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है। बेसिकली ये डेवलपमेंट 2 से 3 रोज़ पुरानी है, लेकिन हम इसको कवर नहीं कर सके, तो यही था कि इस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। अब डेवलपमेंट ये है कि जैसा कि आपको इल्म है कि इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है। आप, मैं और बेहतीरे ये सोच रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस ना बनने की वजह से और सुपरसीड होने की वजह से शायद वो इस्तीफ़ा दे जाएं। उन्होंने इस्तीफ़ा तो नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बैठकर जो है वो बाज नहीं आ रहे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने, इन बेंचेस मतलब ये बेंचेस का क़याम ही बेसिकली जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए कैसे जो है वो काबिल बर्दाश्त हो सकता है, क्योंकि 26वीं तरमीम के तहत न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना बल्कि चीफ जस्टिस का जो ओहदा है वो भी उनसे छिन गया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह अब सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बैठे तो हैं, लेकिन बात सिंपल सी है। आम फहम जबान में बात करूंगा कि ये है कि वो साजिशों से बाज नहीं आ रहे। उनकी फ्रस्ट्रेशन उनके रिमार्क्स के थ्रू जहर हो रही है कि वो कितना अपसेट है और रिमार्क्स में किस तरीके से रिमार्क्स देते हैं। अब 3 दिन पहले एक मुकदमा था टैक्स मैटर का, और उसमें जिस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का तमस्खुर उड़ाया, मजाक उड़ाया, उसकी मिसाल एक सुप्रीम कोर्ट के जज से। मतलब क्या इतना एक जज का लेवल हो सकता है, इतना वो गिर सकता है जितना मंसूर अली शाह गिरे हैं? अफसोस है, वो रिमार्क्स सुन के आपको भी बहुत दुख होगा, अफसोस होगा, और आप अपने अकल को पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार ये हमारा जज है और ये चीफ जस्टिस बनने लगा था, जिसकी इतनी छोटी सोच। बाद में कहते कि रिमार्क्स दे के, अपना मुद्दा दे के, यूथियों को परसेप्शन मैनेजमेंट उसकी उनकी करके, उनको नरेटिव दे के, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के खिलाफ पूरा का पूरा नरेटिव दे के कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। शाह जी, मान लिया आपका लाहौर से ताल्लुक है, आप फैसलाबाद से नहीं हो, फिर भी लगता है कि आप अभी चीज़ों को जो है वो मजाक में और तमस्खुर उड़ाना, और ये भी शायद आपकी फितरत बन गई है। मैं तो फिर यही सोचूंगा, एक पढ़े लिखे जज को, जो दिमाग, आला दिमाग हम मान समझते हैं कि जी एक जज है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का, कोई आला दिमाग पे बैठा होगा, इससे पर हम क्या कहें। सही मंसूर अली शाह ने ना, सच्ची बात है कि जो तमस्खुर उड़ाया, मुझसे तो वो बर्दाश्त नहीं हुआ। ये 2-3 दिन तो मैं इसी पे सोचता रहा कि मैं क्या कहूँ, कैसे, कि यार ये बस। अब मैं आपको बताता हूँ कि केस था एक टैक्स मैटर का, और जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ये मामला जो है वो मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर लगता है, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जो है वो हम भेज देते हैं। तो इसमें सही मंसूर अली शाह ने कहा फिलहाल तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में क्यों भेज दें। उन्होंने कहा कि अच्छा, यानी कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गए हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का कंसेप्ट आ गया, तो क्या अब हमारे बेंच गैरैनी हो गए हैं, हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं? क्या अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर नहीं सुन सकते? अच्छा, वो कहते हैं कि जब तक एनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर एनी ही रहेंगे? क्या हमें जो है वो आइन का प्रोटेक्शन नहीं होगा? क्या हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं कहलाए जाएंगे? और फिर यही उन्होंने कहा कि एम ए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात हो रही है, तो अगर हम मुकदमात सुन लें, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुन लें, तो हमें कौन रोक सकता है? नासाज चैलेंज भी दे रहे हैं कि हमें कौन रोक सकता है, मैं सुनूं तो मुझे कौन रोक सकता है। यानी कि वो ये समझ रहे हैं कि जैसे वो 8 जजेस वाले मैटर में मैंने किया, मावरा आइन उठा के उधर फेंका, कानून उठा के उधर फेंका, अपना ज़ाब्ता अखलाक की मैंने जो है वो परवाह नहीं की, और जो मैंने तरीके इंसाफ को ने जो मुझसे मांगा ही नहीं था, मैंने वो भी उसको रिलीफ दे दिया, तो मुझे किसने रोका और किसने क्या मेरा कर लिया? बात उनकी ठीक है, और यही बात मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि भाई मंसूर अली शाह का आप तोड़ करो। देखें, बात ये कि मंसूर अली शाह अब वो कोर्ट में बैठ के निधे पे धमकियां दे रहे हैं कि मेरा आप क्या कर सकते हो, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुन लूं, तुम मेरा आप क्या बिगाड़ लोगे? यही मैं कह रहा हूं, बड़े अरसे से कह रहा हूं कि सही बाज नहीं आ रहे। सही को फिक्स करना जरूरी है, और सही को फिक्स करना मतलब है मेरा, आपका, या किसी हुकूमत का उनसे कोई जाती झगड़ा या कोई वो नहीं है।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल झगड़ा तो है ना, इसने कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तो की है, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी तो की है ना, मावरा आइन जाके रिलीफ तो तख्लीक किया है। तो अब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड ये है, वो आर्टिकल 5 पढ़ो, आर्टिकल 6 पढ़ो, आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है कि जो आइन को नहीं मानता उसके ऊपर आर्टिकल 6 का इतलाक करो। तो वो इतलाक मैंने तो नहीं करना ना, अब हुकूमत ने करना है ना, पार्लिमान ने करना है, और पार्लिमान सत्तू पी के सोया हुआ है। पार्लिमान को इस हवाले से अभी तक नहीं किया। मैं कितनी मरतबा कह चुका हूं कि भाई ये सुप्रीम जुडिशल कौंसल मुंसल कुछ नहीं है, उसमें भी यही बैठे हुए हैं, मंजी मंजीदियां बेड़ी होंगी भाई, सीधी सी बात है, उसमें यही बैठे हुए हैं। आर्टिकल 6 का इतलाक करो ना, एक कमेटी बनाओ, उस कमेटी में इसके फैसले रखो कि ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है, फैसले रखो, फैसले से साबित हो जाए कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इसने आइन शिकनी की है। मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने, बल्कि 3 जज ने, काजी फैज़ ईसा ने कहा कि इसने आइन को बड़ी खुश असलूबी के साथ सक्सेसफुली आइन को अमेंड कर दिया है। आइन अमेंड करना पार्लिमान का काम है, इनका काम नहीं है ना। अगर ये आइन अमेंड करेंगे तो आइन शिकन के मुर्तकब होंगे ना। अच्छा, फिर जस्टिस नईम अफगान ने भी यही कहा कि इन्होंने आइन शिकनी की है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने भी यही कहा कि इन्होंने आइन शिकनी की है। अब 3 जज आपको कह चुके हैं इन्होंने आइन शिकनी की है। तैयब बलोच कब से कह रहा है कि भाई इन्होंने आइन शिकनी की है, तो अब हम और क्या कहें भाई? पार्लिमान का कमेटी बनाओ, नहीं करना तो भी इसको क्लियर करो ना, ताकि हम जैसे लोगों के मुंह बंद हो जाए, हम कह दे कि बाबा ये पार्लिमान का कमेटी बैठा, पार्लिमान का कमेटी ने इनको क्लीन चिट दे दी है, ये आइन शिकन नहीं है बल्कि आइन के सबसे बड़े मुहाफिज यही है, फिर हम यही कहेंगे। नहीं करोगे तो हाँ भाई, हम तो कहते रहेंगे। अब पार्लिमान की समझ नहीं आती। देखिए आपके सामने है, वो यहाँ पे कोर्ट में बैठ के आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मजाक उड़ाता है और कहता है कि मैं अगर आईनी केसेस सुन लूंगा तो मुझे कौन रोक सकता है। बात उसकी ठीक है, अभी तक तो उसको किसी ने नहीं रोका, और ना रोकने की मुझे पोजीशन नजर आ रही है, ना रोकने का कोई अभी तक फैसला हुआ है। वो क्या अच्छा कहता है, अगर हम सुन लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर तो कोई हमें रोकने वाला नहीं है। तो वो कह रहा है कि जी बार बार सवाल उठाया जाता है कि जो है ना वो ये मैटर जो है वो आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच सुनेगा। अब हम तो है रेगुलर बेंच में बैठे हुए, तो हम और क्या कर सकते हैं। और बाद में ये सारा कुछ उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मजाक उड़ाया, और जिस तरीके से उड़ाया वो मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, उसके मुंह से निकली हुई बातें मैं आपको बतला रहा हूँ कि अब इससे बड़ी बात और क्या होगी। कि वो कहता है कि क्या मतलब हम गैर बेंच हो गए हैं, और ये है कि अगर हम गैर और हम एनी मैटर सुन भी ले तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। तो इससे बड़ी तड़ी, इससे बड़ी जुगत और क्या होगी। और वो फिर आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बहरहाल बात ये है, एक बात मैं सही मंसूर अली शाह के गोश गुजार करना चाहता हूँ कि सही आप बड़े हैं और जज भी हैं, आपके पास ओहदा भी है और पावर भी है, ताकत भी है, इख्तियार भी है। लेकिन एक बात है, हम छोटे लोग हैं। एक बात है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज़्यादा मुकद्दम जानते हैं। हमारे नज़दीक कुरान और हदीस के बाद अगर कोई चीज़ मैटर रखती है ना इस रियासत के लिए, वो है, देखें हम मुसलमान हैं, हमारे लिए रियासतें मैटर नहीं करती, पहले हमारा ईमान और अकीदा है। सिंपल सी बात है, ईमान और अकीदा है, और फिर कुरान और सुन्नत है। ठीक है, कुरान पे चाहे रियासत भी हमें कुछ कहे तो हम रियासत की बात मानने वाले नहीं, ये हमारे अकीदे का हिस्सा है भाई, हर मुसलमान का अकीदा है। लेकिन उसके बाद रियासत आती है, और रियासत का फिर जो आइन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो फिर कुरान और हदीस के बाद हमारे लिए कुछ मुकद्दम है, तो वो फिर रियासती आइन है। और रियासती आइन, जिस आइन के तहत आपने हलफ उठाया, और जो रियासत आपको पैसे दे रही है, आप और मेरे लोग, हम गरीब लोगों की जेबों से टैक्स की सूरत में काट के आपको तनख्वाहें मिलती हैं, भारी भारी मरात मिलती हैं, और आपका काम पता है क्या है, ड्यूटी क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करना, ना कि उसको तोड़ना, और किसी शख्स के लिए, किसी पार्टी के लिए जो है, या अपनी बीवी के कहने के ऊपर जो है वो मावरा आइन चले जाना, अपने हलफ के खिलाफ चले जाना। और ये को आप कहते हो ना कि हमें कौन रोक सकता है, आपको रोका गया ना, आप तो चीफ जस्टिस बनने लगे थे, आप तो देख रहे थे कि मैं सदर जरदारी से जाके हलफ लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा।
کہاں گیا آپ کا حلف؟ روکا تو صحیح نا، کس نے روکا؟ کانسٹیٹیوشن نے روکا. جس کانسٹیٹیوشن کو آپ نے وائلیٹ کیا نا، یہ 26ویں یعنی ترمیم اس کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنی اور اس کے تحت جسٹس یحییٰ خان افریدی چیف جسٹس بنے اور اسی کے تحت آپ نہیں مان سکے. اور اب آپ روئیں پچھتائیں، مذاق اڑائیں، کچھ بھی کریں، وہ فرسٹریشن ہمیں آپ کی سمجھ آ رہی. تو بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی. میں نے کہا صحیح منصور علی شاہ کا تو میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ باز نہیں آ رہا، اور تھوڑا سا ہم چیزوں کو جو ہے وہ ایکسویٹ بھی کر دیں کہ منصور علی شاہ کا بہت جلد تدارک آپ کو کرنا ہوگا ورنہ آپ پچھتاؤ گے. تو بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، میں نے کہا آپ تک شیئر کروں. جڑے رہیے طیب بلوچ صاحب، ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.